नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र यूपी SSC PET की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्र एग्जामपुर के इस प्रैक्टिस सेशन का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण सूचना ऑफलाइन पेपर के लिए। जिस तरीके से PET की परीक्षा हो रही है, जितने प्रश्न PET में पूछे जाएंगे, जितने समय में ऑफलाइन पेपर, सेम उसी तरीके से एक पेपर करवाया जा रहा है बहुत सारे जिलों में एग्जामपुर के द्वारा, एक अनुभव कराने के लिए कि आप उतने निश्चित समय में आप उतने ही प्रश्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पेपर का पैटर्न भी सेम यूपी SSC के प्रश्नों का रखा गया है और उसी तरीके का ये टेस्ट हो रहा है। अब इसमें आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसमें भाग लेने के लिए, इसके लिए एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक रात को 8 बजे आज एक सेशन चलेगा, क्लास चलेगी जिसमें बताया जाएगा आप लोगों को कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यूपी SSC PET जो 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है उससे पहले ये उसी तरीके की इस परीक्षा को आप लोग दे सकते हैं। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग अभी तुरंत ही रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी SSC PET से लगातार भर्तियां। और अभी मुझे पुख्ता जानकारी मिली है कि यूपी SSC PET जो दूसरा वाला होने वाला है, अभी तो जो PET पुराना वाला है इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही विज्ञापन निकल पाएगा। AGTA का भी जो पत्र है वो पहुंचा नहीं है, समस्या ये है। और जैसे ही PET का जो दोबारा परीक्षा होगी उसके बाद से यूपी SSC की ये योजना है कि मार्च के बाद से लगातार परीक्षाएं, और जैसे ही इसका परिणाम जारी होगा उसके तुरंत बाद से लगातार आपको नई भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। यूपी SSC में 22-23 नई भर्तियों के जो अधियाचन है वो पहुंच चुके हैं। चाहे आबकारी विभाग में सिपाहियों की नई भर्ती हो जो बहुत दिन से नहीं हुई है, ट्रांसपोर्ट विभाग, परिवहन विभाग में जो पिछली बार जो कैबिनेट की बैठक हुई थी दयाशंकर जी ने जिसके बारे में घोषणा की थी कि जो RTO ऑफिस में जो सिपाही होते हैं उनकी भर्तियां बहुत दिन से नहीं हुई हैं, तो वो भर्ती भी यूपी SSC से होगी। राज्य कर विभाग की जो भर्ती है वो भी यूपी SSC से होगी। इस तरीके की बहुत सारे विभागों का जो अधियाचन है वो यूपी SSC पहले ही पहुंच चुका है और यूपी SSC का जो काम है वो अगले साल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगले वित्तीय वर्ष से यूपी SSC हर महीने एक परीक्षा करवाएगा और हर महीने एक नोटिफिकेशन निकालेगा। और अब हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट EWS। आज फाइनल सुनवाई समाप्त हो गई है और ऑर्डर रिजर्व हो गया है। बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई थी EWS के खिलाफ कि EWS आखिरकार 50% से ज़्यादा क्यों है, और अगर है EWS तो जातिगत रूप से OBC SC को बाहर क्यों किया गया है। आखिरकार OBC के लोग जो हैं वो EWS में क्यों नहीं उसके काबिल हो सकते हैं। और तीसरा तर्क ये था कि आखिरकार आर्थिक आधार पर, संविधान में कोई नियम नहीं था तो आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे दे दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे पर फैसला सुरक्षित रखा। शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण का मामला जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया गया था और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से बहुत सारी दलीलें दे दी हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा था कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही आरक्षण के फायदे ले रहे हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत फायदा मिलेगा जो क्रांतिकारी साबित होगा। तो अपनी दलीलें रखी हैं और ऑर्डर सुरक्षित हो गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बिल्कुल बेझिझक लोग आरक्षण पर बात करना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। स्वस्थ बात कर सकते हैं, किसी की आलोचना नहीं कर सकते, अपने तर्क रख सकते हैं। तर्कों के बाद में ही कोई चीज निकल कर सामने आती है। और केवल EWS की बात ना करें, सभी आरक्षण की बात करें कि क्या इसमें आरक्षण में क्या सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष तरीके से कहें। तो जो SC ST और OBC
ओबीसी जो लोग तर्क दे रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको भी ईडब्ल्यूएस में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हर तरह का फायदा दिया जा रहा तो ईडब्ल्यूएस कोटा पाने के लिए वे सारे फायदे उनको छोड़ने पड़ेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस चाहिए किसी एससी, एसटी और ओबीसी को, तो ये दलील दी गई थी कि जो उनको फायदे बहुत सारे मिलते हैं, उम्र में छूट और बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें उनको त्यागनी होंगी। बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे तर्क रखे गए हैं और बहुत जल्दी ऑर्डर आएगा इसके बारे में, बहुत जल्दी, चूंकि ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया है। अगली जो सूचना है वो बीएड काउंसलिंग की, उसके बाद में बताऊंगा कि छात्रों ने भू समाधि लेने की कोशिश क्यों की। बीएड काउंसलिंग के बारे में विस्तृत जानकारी और जो नोटिस है वो जारी हो गई है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सुबह की वीडियो में, हालांकि मैंने काफ़ी जानकारियां दी थी। बीएड के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर भी कुछ बातें स्पष्ट कर दूं कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी है तो क्या वो बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 तरीके की मुख्य रूप से काउंसलिंग होती है। पहले तो एक जिस तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, एक वो काउंसलिंग होती है जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई है रुहेलखंड विश्वविद्यालय की, उसके द्वारा काउंसलिंग होगी। उसके बाद में एक पूल काउंसलिंग होती है। पूल काउंसलिंग वह काउंसलिंग है जब सीटें रिक्त हो जाती हैं, उसके बाद में रिक्त पदों पर, रिक्त सीटों पर जो काउंसलिंग होती है वो पूल काउंसलिंग होती है। और जो सीधे प्रवेश होता है वो महाविद्यालय जहाँ पर बीएड होता है वहाँ पर सीधे प्रवेश होता है, लेकिन वहाँ पर केवल वही विद्यार्थी भाग ले पाते हैं जिन विद्यार्थियों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी हो। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है वो बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते। जो संबद्ध विद्यालय, एक बात क्लियर कर लीजिए, तो बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये पत्र जो जारी हुआ है बीएड का, और यहाँ पर देखिए पहले मुख्य काउंसलिंग होनी है, 1, 2, 3, 4 फेज में होनी है और 30 तारीख से ये शुरू हो रही है। और इसके बाद में फिर पूल काउंसलिंग होनी है और उसके बाद में फिर सीधे प्रवेश होगा और बाद में जो है अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश चक्र होता है। याद रखिएगा कि एडमिशन के समय कोई भी प्रोविजनल और इंटरनेट की मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज या प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और अधिकृत पद धारक के द्वारा सत्यापित न हो। यहाँ पर खास ये लिखा हुआ। फीस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले 650 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, 5000 रुपये और लगेंगे। लेकिन जो बात की फीस है, जगह कॉलेज मिल जाता है तो ये 5000 रुपये आपके एडजस्ट भी हो जाएंगे। मगर ये 650 रुपये जो रजिस्ट्रेशन के हैं, आप एडमिशन लें या न लें, कॉलेज मिले या न मिले, ये आपके कट जाएंगे, चले जाएंगे, ये नॉन रिफंडेबल है। 5000 रुपये भर केवल जो है वो बात की, जब अगर कॉलेज मिल जाएगा तो वो उसमें जुड़ जाएगा, कट जाएगा, जो 51,000 रुपये लगना है। और अगर आपको कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो ये पैसा आपका वापस हो जाएगा। कागज़ देख लीजिए कौन कौन से लगने हैं। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, अर्हता परीक्षा तक के, अर्हता इसकी ग्रेजुएशन होती है तो सभी विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन के सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में, अगर SC, ST, OBC है तो वो लगेगा, और एक ID कार्ड भी लगेगा। अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार की 2 फोटो होंगी। सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां, जो भी फीस जमा हो रही है 650 रुपये और 5000 रुपये, सभी की प्रतियां भी लगेगी। फी रिसिप्ट भी आप लोग संभाल के रखिएगा, ये भी लगेगा। केवल वही विद्यार्थी भाग ले पाएंगे जिनके पास वैध राज्य रैंक है, जिनके पास स्टेट रैंक है, यानी जिन्होंने परीक्षा दी हो। बीएड की फीस यहाँ पर 51,250 रुपये है लिखा है। अगर आपको विद्यालय मिल गया और आपने रिपोर्ट नहीं किया विद्यालय में जाकर के, तो आपकी जो फीस है ये वापस नहीं होगी अगर आपको कॉलेज मिल गया है। अंतिम सूचना है, प्रयागराज छात्रों ने भू समाधि लेने की कोशिश। प्रयागराज में कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थी आमरण अनशन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और चूंकि प्रयागराज में 400% जो फीस वृद्धि है वो की, और धरना प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।